आत्मकारक ये आपके कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह होता है और ये एक ऐसा ग्रह होता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जैमिनी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है आपके सोल और सोल के जर्नी को। इस टॉपिक पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कवर किया था इसके बेसिक एस्पेक्ट्स को, और ये जब डिफरेंट प्लैनेट्स होता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है उसके बारे में हमने बोला था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये जब 12 हाउसेस यानी आपकी कुंडली के 12 भाव में जब बैठते हैं तो कैसे रिजल्ट्स देता है। ये कोई भी प्लैनेट हो सकता है, लेकिन ये एक जनरलाइज्ड वीडियो है जहाँ पे हम बोलने वाले हैं कि ये कोई भी प्लैनेट जब आपके फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 10th हाउस, कोई भी हाउस में जब बैठता है तो कैसे रिजल्ट देता है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब, वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। तो पहले हम आएंगे आत्मकारक जब फर्स्ट हाउस में बैठता है। जब आपका आत्मकारक फर्स्ट हाउस में होता है तो आपको अपने आप पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। आप अपने आप पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि आप अपने पास्ट लाइफ में अपने आप पर फोकस नहीं कर पाए थे, दूसरों के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर रहे थे और उनको हेल्प कर रहे थे। इस लाइफ में आपको अपने आप पे फोकस इसलिए करना है क्योंकि आपका बॉडी और आपका सोल दोनों ही अलाइंड है और दोनों ही एक गोल की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप इमोरल भी हो सकते हैं क्योंकि ये फ्री विल ज्यादा बढ़ा देता है आपका। और जब आत्मकारक को लग्नेश का सपोर्ट मिल जाता है या फिर लगन का सपोर्ट मिल जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा तरक्की करवाता है आपका, चाहे आपका आत्मकारक का महादशा चले या फिर लग्नेश का महादशा चले, आप अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा इजीली आगे बढ़ पाते हैं। अब हम आते हैं आत्मकारक जब सेकंड हाउस में बैठता है। जब आपका आत्मकारक सेकंड हाउस में होता है तो आपको फिनेंशियल नॉलेज आना चाहिए, क्योंकि आप अपने पास्ट लाइफ में दूसरों से बहुत ही ज्यादा फिनेंशियल हेल्प लिए थे और इस लाइफ में आपको वो चुकाना पड़ेगा। साथ ही आपको अपने परिवारजनों का भी हेल्प करना पड़ेगा इस लाइफ में, क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं करते हैं तो आपके सोल को शांति नहीं मिलेगी। और अगर आपको फैमिली के साथ बनता नहीं है तो फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति या फिर किसी दूसरे फैमिली को अपना बना लीजिए, अपना लीजिए और उनका हेल्प कीजिए, तो फिर आपके सोल को शांति मिल जाएगी और आपका सोल क्लेंस हो जाएगा। अब हम आते हैं आत्मकारक जब थर्ड हाउस पे बैठता है। जब आपका आत्मकारक थर्ड हाउस पे होता है तो आपको बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, चाहे वो इंटेंशनल हो या फिर अनइंटेंशनल। साथ ही आपके भाई बहन आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होता है इस लाइफ में, आपको उनका बहुत ही ज्यादा हेल्प करना पड़ता है और वो आपका फायदा ले भी सकते हैं और आपको गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन आपको गुस्सा करना नहीं है क्योंकि इससे आपको मोक्ष मिलेगा और आपका सोल क्लेंस होगा। और साथ ही अगर आपका आत्मकारक एफ्लिक्टेड नहीं होता है और थर्ड हाउस में बैठा हुआ होता है तो आपको बहुत ही ज्यादा करेजियस और बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस पर्सन बनाता है। साथ ही ये अगर मार्स या फिर मरकरी हो तो आपके सोल का डिजायर बहुत ही ज्यादा इजीली फुलफिल हो जाता है। अब हम आते हैं आत्मकारक जब फोर्थ हाउस पे बैठता है। जब आपका आत्मकारक फोर्थ हाउस पे होता है तो आपको बचपन से ही बहुत ही ज्यादा शौक होता है घर और गाड़ी का। ये शौक फुलफिल होगा या नहीं ये डिपेंड करेगा आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड कैसा है। अगर वो पीड़ित है तो ये डिजायर फुलफिल नहीं होता है, अगर वो स्ट्रांग है और अच्छा है तो फिर ये डिजायर फुलफिल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। साथ ही जिन भी फीमेल्स का फोर्थ हाउस में आत्मकारक बैठता है वो अपने घर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से संभाल पाती है। जब जुपिटर, मून, मरकरी या फिर वेनस ये आपका आत्मकारक होता है और फोर्थ हाउस में बैठता है तो आप अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा इजीली ले पाते हैं। लेकिन जब ये मार्स या सैटर्न होता है तो आप ले नहीं पाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ ही ऐसे व्यक्ति को अपने घर के प्रॉब्लम्स खुद को ही सॉल्व करने पड़ते हैं जब आपका आत्मकारक फोर्थ हाउस में होता है। साथ ही ऐसे पर्सन को कोई ऐसा जॉब या फिर ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसपे वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, वरना ऐसा जनरली देखा गया है कि इनके लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बाद में। अब हम आते हैं आत्मकारक जब फिफ्थ हाउस पर बैठता है। जब आपका आत्मकारक फिफ्थ हाउस पर होता है तो आपको अपने पूरा लाइफ स्टडी करना होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है स्टडी को, साथ ही फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को। तो इसलिए बहुत टाइम ऐसा भी देखा जाता है कि इनका लव मैरिज होता नहीं है, ये लोग लव करते हैं लेकिन इनका मैरिज टिकता नहीं है। अगर इनका लव नहीं होता है मैरिज में, लेकिन इनका अगर ब्रेकअप होता है या फिर ये बहुत ही ज्यादा पीड़ित होता है लव से, इनके मैरिज के बाद रिकंसिलिएशन भी हो सकता है। अगर वीनस या मून आपका आत्मकारक होता है तो आपको रिलेशनशिप में फोकस करना होता है। अगर जुपिटर या मरकरी आपका आत्मकारक होता है तो आपको स्टडी में फोकस करना होता है। और साथ ही अगर मार्स या फिर सन आपका आत्मकारक होता है
तो फिर आपको अपने स्किल्स पे फोकस करना होता है। अब हम आते हैं आत्मकारक जब आपके 6th हाउस में होता है। जब आपका आत्मकारक 6th हाउस पे होता है तो आपको दूसरे लोगों का हेल्प करना होता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, और दूसरे लोग आपके पास हेल्प के लिए आ भी जाते हैं नेचुरली। बहुत टाइम ऐसा भी देखा जाता है कि किसी और का लोन आप चुका रहे हो, और साथ ही अगर आपका आत्मकारक नेगेटिव हो तो फिर आपको दूसरे एनिमीज से प्रॉब्लम आती है पूरे लाइफ में, क्योंकि 6th हाउस एनिमीज का होता है। अब हम आते हैं आत्मकारक इन 7th हाउस। जब आपका आत्मकारक 7वें घर में होता है तो ऐसे पर्सन को मैरिज में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के लिए मैरिज ही मेन होता है। इनके लिए पैसा या गाड़ी या मकान मैटर नहीं करता है। स्पाउस के लिए इनको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश थे और अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचते थे। 7वें घर से हम क्लाइंट्स को भी देखते हैं, तो इनका अपने क्लाइंट के साथ एक पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप होता है, और अगर आत्मकारक स्ट्रांग होता है उसके साथ 7 लॉर्ड का भी सपोर्ट मिलता है, तो ऐसे पर्सन बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल रहते हैं अपने क्लाइंट के साथ। अब हम आते हैं आत्मकारक इन 8th हाउस। जब आत्मकारक आपके अष्टम घर में बैठता है तो ऐसा पर्सन बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड होता है, खोजी प्रकृति का होता है, साथ ही एक बहुत बड़ा रिसर्चर भी होता है। लाइफ में एक टाइम ऐसा होगा जब इनको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही पड़ेगा, और इनका ऐसा भी होता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बहुत ही ज्यादा आसानी से यकीन कर लेते हैं। जब सैटर्न या मार्स आत्मकारक 8th हाउस में बैठता है तो ऐसे पर्सन को अपना फैमिली प्रॉपर्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। अब हम आते हैं आत्मकारक इन 9th हाउस। जब आपका आत्मकारक 9th हाउस में प्लेस होता है तो ऐसे पर्सन का कर्म अपने फादर के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब सैटर्न या मार्स जैसे प्लेनेट 9th में बैठते हैं तो फादर के साथ इनकी नहीं बनती है, और इसको छोड़कर बाकी कोई भी ग्रह 9th में बैठता है आत्मकारक तो फादर के साथ इनका बन जाता है। 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का होता है। ऐसे पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटता ही है जिसके कारण इनको स्पिरिचुअल बनना पड़ता है। 9th हाउस से हम मॉरलिटी को भी देखते हैं, तो ऐसे पर्सन को हमेशा मॉरल रहना चाहिए। अब हम आते हैं आत्मकारक इन 10th हाउस। जब किसी पर्सन का आत्मकारक 10th हाउस में बैठता है तो ऐसा पर्सन कैरियर ओरिएंटेड पर्सन होता है। सक्सेस इनको बहुत ही ज्यादा जल्दी मिल जाता है, और सक्सेस मिलने के बाद ये दूसरे को तुच्छ समझते हैं। ऐसे पर्सन अपने घर वालों के प्रति उतना निष्ठावान नहीं होते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, और इन लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि इन लोगों को बहुत ही कम एज से काम शुरू कर देना चाहिए। अगर सन, मार्स या सैटर्न इनका आत्मकारक होता है तो ये लोग सिर्फ कैरियर के प्रति इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर वेनस और मून इनका आत्मकारक होता है तो इनको कैरियर में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और जुपिटर या मरकरी इनका आत्मकारक होता है तो इन लोगों को बहुत ही ज्यादा काम नहीं करना होगा। अब हम आते हैं आत्मकारक इन 11th हाउस। जब आत्मकारक 11th हाउस में प्लेस होता है तो ऐसे पर्सन का इच्छा होता है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन को लीड करे। साथ ही इन लोगों का कार्मिक डेप्थ ये होता है कि अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर उनका हेल्प करे। ऐसे पर्सन को शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और इनका एक इंटरनल डिजायर होता है, क्योंकि 11th हाउस डिजायर का होता है। ये डिजायर बाद में फुलफिल भी हो जाता है। अगर आत्मकारक एग्जॉल्टेड हो 11th हाउस में या लग्नेश के साथ पॉजिटिवली संबंध बना लेता है तो ऐसे पर्सन को बहुत ही ज्यादा नेम और फेम मिलता है। अब हम आते हैं आत्मकारक इन 12th हाउस। जब आत्मकारक आपके 12th हाउस में प्लेस होता है और पॉजिटिवली प्लेस होता है तो ऐसे पर्सन का फॉरेन की तरफ झुकाव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, अगर कुंडली में राहु स्ट्रांग होता है तो। या फिर ये लोग दान धर्म बहुत ही ज्यादा करते हैं। अगर आत्मकारक नेगेटिव होता है तो इसका ये सिग्निफिकेंस होता है कि इनके लाइफ में बहुत ही ज्यादा लॉसेस होता है। अगर इनके कुंडली का जो धर्म त्रिकोण होता है, जो होता है 4th, 8th और 12th हाउस, ये अगर स्ट्रांग होता है तो किसी भी चीज को छोड़ने का या दान देने से पहले ये 2 बार भी नहीं सोचेंगे। ये पर्सन जितने भी ज्यादा कम सोशलाइज होंगे तो इनके लिए अच्छा है। अगर ये लोग सोशल एनिमल है तो इनको लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण इनके सारे फ्रेंड या सोशल सर्कल के पर्सन जो भी होंगे वो छूट जाएंगे। तो हमने आज आत्मकारक के बारे में जाना कि वो 12 हाउसेस में किस तरीके का रिएक्शन देता है। इसके बारे में और कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आत्मकारक सबसे ज्यादा कार्मिक डेप्थ रखने वाला ग्रह होता है। अगर आत्मकारक कुंडली में वेल प्लेस्ड है तो कार्मिक डेप्थ आसान चुकता हो जाएगा, वरना इस डेप्थ को चुकता करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आएंगी। बहुत सारे पर्सन का आत्मकारक रेट्रो भी होता है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आत्मकारक अगर रेट्रो होता है तो अपने पास्ट हाउस का भी रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आत्मकारक मंगल है और वो पंचम घर में प्लेस्ड है तो पंचम घर के तो रिजल्ट देगा ही देगा, साथ में उससे जो पीछा हाउस है, जो 4th हाउस होता है, उसका भी वो रिजल्ट देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए। और कोई भी डाउट आता है आप नीचे पूछ सकते हैं, या फिर कोई सेशन देना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा ये वीडियो केतु के महादशा के बारे में बताएगा, और ये वीडियो जुलाई के हॉरोस्कोप के बारे में बताएगा।
अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।